एक एंटरप्रेन्योर को पैसा बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इन्वेस्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एक स्ट्रॉन्ग जो टीम होती है अगर उसको बिल्ड करना, उसका सीक्रेट क्या है? मैम, एक स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्ड करने के लिए आपको सबसे बड़ा चीज़ रिक्वायरमेंट है। सो आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं? फेलियर वर्ड मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। अभी आपका बिजनेस जो है कहाँ पर है? बेसिकली हम लोग अभी यूपी में दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर मेजर सप्लाई हमारी राजस्थान में से हमारे 3 डिस्कॉम है। अजमेर डिस्कॉम है, एक है डिस्कॉम, ये 3 डिस्कॉम्स है वहाँ पे। पर अनूप सर, मुझे ये पूछना था कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि ड्राइव इज रेंटल मुझे ये मतलब स्टार्ट करना है? मैम, ऐसा कि अगर कोई ड्राइव में हमारे ऐप के अंदर में 2 तरह का ऐप बनाया हुआ है। वन इज फॉर द ड्राइव इज पार्टनर एंड अनदर इज ड्राइव इज नॉर्मल। इंडिया में जो एंटरप्रेन्योर है उनका फ्यूचर कितना ब्राइट है? इट डिपेंड्स कि वो कितने सीरियस है इसके। आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एंड रेंटल इंडस्ट्री दोनों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 1995 से अपनी जर्नी शुरू करके इन्होंने एक विजन, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के दम पर एक ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया। प्लीज वेलकम द फाउंडर ऑफ अग्रवाल इंजीनियरिंग वर्क्स और ड्राइव ईज रेंटल्स, अनूप अग्रवाल जी। हेलो सर। हेलो। मेरी ऑडियंस अब जानना चाहती है अनूप अग्रवाल है कौन? अनूप अग्रवाल एक बिजनेसमैन है, ऑपरेट किया है। वी हैव स्टार्टेड आवर लाइफ इन 1991। सो बेसिकली 3 से 4 साल हम लोगों ने, मैंने कुछ जॉब्स किए, कुछ अपने बिजनेस के अंदर में स्ट्रगल्स किए एंड आई वाज स्टार्टेड माय कंपनी इन द ईयर 1995। सो बेसिकली 1995 से हम लोगों ने जो बिज़नेस शुरू किया था, वो पहले मैंने कुछ अराउंड चाय वाय का बिज़नेस शुरू किया था, टी वैक्स के वगैरह के बिज़नेस शुरू किया। अच्छा। बट 97 में मैंने अग्रवाला इंजीनियरिंग वर्क्स को फॉर्म किया। इनफैक्ट मेरे फादर ने इसको स्टार्ट किया था मेरे नाम के ऊपर में। सो वहीं से हमारा जर्नी शुरू हुआ था इसमें, इन द नेम ऑफ अग्रवाला इंजीनियरिंग वर्क्स। अच्छा, तो कभी सोचा था 1995 का स्टार्ट किया हुआ बिजनेस आज 35 सीआर में टर्नओवर हो इनफैक्ट जाएगा? सोचा जाए तो कभी सोचा नहीं था कि हम 35 सीआर तक जा सकते हैं। बट हाँ, ये है कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर समय ये मेरे दिमाग में ये रहता था कि हमको कहीं एक जगह, क्योंकि मेरे पास में अपर लिमिट कुछ मेरा सोचा हुआ नहीं है, तो जिस जगह जाएंगे वो मेरे लिए लिमिट है। आपकी जर्नी का सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था? टर्निंग पॉइंट अगर बोला जाए तो 2 है। एक था 1998 के अंदर में, व्हेन हमारा कुछ पार्टनर्स डिस्प्यूट था। फिर हमको मेरे फादर ने बोला कि देखो, यू हैव 2 वे, इधर यू गो विथ योर और डिस्प्यूट विथ योर पार्टनर और यू स्टार्ट योर जर्नी, लीव इट एवरीथिंग इन द बैकग्राउंड। सो हम लोगों, मैंने फिर वो मुझे मेरे फादर ने बताया और मैंने उस चीज़ को सीखा कि ठीक है, जो है जो गया उसको जाने दो, दैट स्टार्ट विद द बिगनिंग। अच्छा। सो जब मैंने उसको स्टार्ट किया तो पता चला कि मैं आज उस जगह से निकल के उस चीज़ को अगर मैं उस समय लेके चलता तो पता चलता कि मैं वहीं रह गया, वहीं स्टक हो गया। बट उस दिन मैं वहाँ से सबसे फ्री हो गया। तो मैं जब फ्री हो गया तो मैं जो चाह रहा था वो कर सकता था। एंड अगेन ऑफ कोर्स लक ने मेरा साथ दिया, जो मैं चाहता था वो सब मुझे मिलते चला गया। अच्छा। बिजनेस माइंडसेट जो था वो बचपन से था या बाद में बचपन डेवलप? से था। बचपन से था। करना तो बिजनेस ही है। अच्छा। एंड आज भी मैं, अगर मेरे साथ कभी कोई ग्रुप डिस्कशंस मेरे किसी के साथ होता है तो आई ऑलवेज सजेस्ट मेरे बेटे को या मेरी डॉटर को कि एजुकेशन हैज़ नो लिमिट। आप एजुकेट अपने आप को करो, दैट इज़ वेरी गुड। बट अल्टीमेटली अगर जॉब कर रहे हो तो आप किसी के अंडर में जॉब कर रहे हो। बट अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप चाहे कम इन अर्निंग कर सकते हो जॉब से, बट एंड ऑफ द डे आपको ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपके अंडर में भी किसी 10 फैमिलीज की नीड्स को कंप्लीट कर पा रहे हो आप। राइट। तो ये मेरे लिए बड़ा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि अगर मैं जॉब बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे साथ में अगर 10 आदमी और इन्वॉल्व है तो उनके और 4 फैमिली मेम्बर्स भी अगर हम पकड़ते हैं तो आई एम एटलीस्ट कैपेबल टू गिव द फीड अनदर 40 पीपल्स। सो ये मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा से मेरे दिमाग में रहा है कि मैं सिर्फ जॉब करके अपना अर्निंग करने से बेटर है कि मैं और सोसाइटी के अंदर में 4 आदमी को बिजनेस प्रोवाइड कर सकूं। अग्रवाल इंजीनियरिंग वर्क्स जो था वो कब से शुरुआत हुई और इसमें क्या होता है, मतलब इस बिजनेस के बारे में आप थोड़ा सा अग्रवाल इंजीनियरिंग वर्क्स की बिगनिंग हम लोगों ने की 1997 में। अच्छा। 1997 में हम लोगों का बेसिकली, हम ये इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर एक्सेसरीज बनाते हैं। ठीक है। दिस इज बेसिकली यूज्ड टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन
वन स्टेट टू अनदर स्टेट्स। मैंने सपोज आपकी अगर कलकत्ता में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो कलकत्ता सिटी के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या उसके सबर्बन वेस्ट बंगाल के अंदर में कहीं भी, एंड इवन all states are transmitting their energy to another states also, because we cannot save the energy unless and until we are storing it in the batteries. So basically energy is transmitting through this hardware accessories as one of part of that hardware accessories. So इसकी हम लोगों ने जब शुरू में हमको पता चला तो हम लोग एक बिजनेस शुरू किए थे। उस समय हमारा फर्स्ट ईयर का टर्नओवर इज अराउंड 50 lakhs के आसपास था हमारा फर्स्ट ईयर। अच्छा। सो हम लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, इसमें हम लोग कर सकते हैं। उस समय के लिए हमारे लिए 50 lakhs का भी बहुत बड़ा चीज़ था हमारे लिए। सो सेम टर्नओवर पे हम लोगों ने इसको शुरू किया था काम, एंड धीरे धीरे एज अ गॉड्स ग्रेस हमारा काम हम लोगों को मिलता चला गया। हाँ, हमारा एक चीज़ हमेशा से रहा है कि हम कभी भी बिजनेस के अंदर में किसी के साथ में भी कोई भी तरह का या किसी में भी किसी की तरफ में कोई गलत कुछ नहीं करना चाहते हैं कि अगर अपने को लॉस भी हो रहा था इट इज़ ओके, बट वी कैनॉट चीट आवर कस्टमर और क्लाइंट्स कि भाई नहीं ठीक है उसका पेमेंट नहीं दिया या उसका ऐसा नहीं किया। मतलब बहुत सारे पब्लिक्स करते हैं बट हम कभी नहीं करते। हमारा गुडविल इसी चीज़ के ऊपर में आज अगर किसी को भी बोले कि अग्रवाल इंजीनियरिंग को उसको मटेरियल सप्लाई करना है इन आवर सेगमेंट, कोई भी ये सोचेगा नहीं, सेकंड थॉट नहीं देगा कि नहीं इनका पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, दे विल गो। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग जो है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसका फ्यूचर कैसा है? बहुत है। हाउ, कैसे का ये है कि आज के दिन में इंडिया के अंदर ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट मेरे को जो लग रहा है कि अभी भी जो डेवलपमेंट की स्टेज है, जो स्ट्रक्चर्स है आज के इंडिया के अंदर में, वो अभी भी मेरे ख्याल से हार्डली 10% भी नहीं कंप्लीट हुए होंगे। आज अगर देखा जाए तो रोड्स फिर भी कुछ हद तक आ गए हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी का, डेवलपमेंट ऑफ एरियाज का, इलेक्ट्रिक सिटीज़ का, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी पावर सप्लाई नहीं पहुँची है। रूरल एरिया में नहीं है, और है भी तो वो प्रॉपर मैंने जितनी ज़रूरत है उतना नहीं मिल रहा है। सो इसके चलते ये जो सेक्टर्स है, ये सेक्टर्स के अंदर में भी काम बहुत है। बट आई फील कि आने वाले 25 वर्ष में भी अगर गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है अगर उसी तरीके से काम करे तो शायद 25-30 वर्ष में उसको फुलफिल कर पाए। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज डेली नीड, उसके बिना कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। इवन हमारा ये पॉडकास्ट भी नहीं चल सकता। राइट। एक स्ट्रॉन्ग जो टीम होती है उसको बिल्ड करने के लिए आप कुछ बताएंगे कि अगर उसको बिल्ड करना उसका सीक्रेट क्या है? मैम, एक स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्ड करने के लिए आपको सबसे बड़ा चीज़ रिक्वायरमेंट है कि आपको टीम का फेथ आना बहुत जरूरी। नो मैटर हाउ मच यू पे टू देम, नो मैटर आपको वो कितना आउटकम दे रहे हैं, बट अगर आपकी टीम के अगेंस्ट में आपका फेथ क्लियर है, आप अगर आपकी टीम का फेथ आपके ऊपर और आपका फेथ आपकी टीम के ऊपर में है तो यू कैन गो एनीवेयर। लेकिन अगर ये फेथ लॉस्ट कर जाता है सो फिर टीम कराई ही नहीं, टीम को टीम बोल ही नहीं सकते। आप पे करेंगे, वो आएंगे, काम करेंगे, बट यू विल नॉट टेक दिस एज इज देयर कि ये मेरा घर का काम, मेरा अपना खुद का फैमिली वर्क है। उस तरीके से जब आप उस टीम को ट्रीट करेंगे तो वो टीम आपके लिए उसी फैमिली की तरह अगर आप ट्रीट करेंगे तो ही आगे, अगर उसकी नीड को हम समझेंगे तो वो हमारी नीड को समझेगा। राइट। अभी आपका बिजनेस जो है कहाँ पर है? बेसिकली हम लोग अभी यूपी में दे रहे हैं, एंड आपके यूपी के अलावा हमारा राजस्थान के अंदर मेजर सप्लाई हमारी राजस्थान में है। राजस्थान में से हमारे 3 डिस्कॉम है। अजमेर डिस्कॉम है, एक जोधपुर है, एक आपके जयपुर है डिस्कॉम। ये 3 डिस्कॉम्स हैं वहाँ पे। ये तीनों डिस्कॉम में हम सप्लाई करते हैं। मैक्सिमम हम जयपुर में करना, बट या वी आर प्लानिंग फॉर द एक्सपोर्टिंग द थिंग्स नाउ। ओके। तो अभी जैसे कमिंग अप के अंदर में द वन इज कंट्रीज दुबई एंड यूएई कंट्रीज़ में अभी इसकी सप्लाई की डिमांड्स आ रही है, काफ़ी डिमांड्स है भी, बट नाउ वी आर प्लानिंग, और हमारा कुछ अपग्रेडेशन भी चल रहा है। सो एज एंड व्हेन अपग्रेडेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में उसको हम लोग उसको प्लानिंग। अप्रॉक्सीमेटली कब तक? अप्रॉक्सीमेटली एंड ऑफ दिस ईयर। एंड ऑफ दिस ईयर, ओके। सो आपके अंडर में कितने एम्प्लॉयज होंगे अगर टोटल देखा जाए तो? एज अ टोटल अगर देखा जाए एम्प्लॉयज इज अराउंड 8 to 10, बट दैट अदर देन वर्कर्स। फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स एज एंड व्हेन डिमांड्स के ऊपर हम लोग उसको हायर करते हैं, बिकॉज आज के दिन में वर्कर्स को अगर आप परमानेंट डेली बेसिस पे काम देते हो तो दे डोंट वांट टू वर्क सो मच। सो उनके लिए हम लोग का सीधा ऑन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हम उनको काम देते हैं। तो हम बेसिकली हायर करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो हमारे परमानेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। देयर वर्क टू बी अरेंज द ऑल एम्प्लॉय ऑन वर्कर्स एंड कंप्लीट द जॉब।
ओके, सो आप एक फ्रेंडली बॉस हैं या स्ट्रिक्ट? दोनों। दोनों? कैसे, मतलब काम निकालना हो तो फिर कैसे अगर करते हो अगर? हमारा जब मैं काम करता हूँ सो देर इज़ नो फ्रेंडली सिस्टम इन माई वर्क। मेरे को काम सबसे प्रायोरिटी है मेरी। हाँ, अगर उसको कोई तरह की प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली इश्यूज है, कहीं अगर किसी को कोई रियलिटी में अगर उसको प्रॉब्लम है, सो आई विल नेवर सेज कि नहीं, मेरे को अगर कुछ लॉस भी हो रहा है तो आई विल अलाउ देम टू यू कंप्लीट योर वर्क फर्स्ट। बट अगर वो अननेसेसरी कुछ डिमांड्स कर रहा है देन नथिंग स्ट्रिक्ट देन ओके, मैं उस चीज़ में फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। राइट। सो आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं? फेलियर वर्ड मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। है ही नहीं। नहीं है। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि फेलियर कुछ होता ही नहीं है मेरे हिसाब से। फेलियर ये होता है कि आप जिसको आप फेलियर बोल रहे हैं वो होता है एक्लेशन, जिसको कि मैं सीख रहा हूँ कि मैंने जो चीज़ किया वो अगर इस तरीके से नहीं करके इस तरीके से करता तो शायद मेरा ये गलत ना होता। सो बेसिकली फेलियर नहीं है, ये लेसन है मेरे लिए। जब आपने बिजनेस को स्केल करा तब फाइनेंशियली को मतलब फाइनेंशियली आपको काफ़ी डिफिकल्टी हुई थी? मतलब यस ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्टी हुई थी बिकॉज कितने हमारा टाइम तक वो डिफिकल्टी हुई और फिर बाद में कैसे स्मूथ हुआ उस? चीज़ देखिए, अब मैंने जब बिजनेस शुरू किया था उस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ कैपिटल्स नहीं थी। इनफैक्ट कुछ नेगेटिव बैलेंसेस भी थे। सो उस समय हम लोगों को बहुत कुछ अरेंज करना पड़ा, बहुत कुछ करके फाइनेंस करना पड़ा, बैंक से भी लेना पड़ा। कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए, वो हम पॉडकास्ट नहीं बोल सकते हैं हम। अच्छा। सो उन सबको मैनेज करने के बाद मैं शुरू किया। बट हाँ, सबसे मेजर हमारा मैंने जो हमारे पास में बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल क्रंच जो आया था वो 2005 में आया था। बिकॉज वो उस समय हमारे पास में हमारी लाइफ का पहला बड़ा ऑर्डर था। दैट इज़ कुछ जैसे स्टेट गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक का ऑर्डर टेंडर निकालने का परमिशन था, तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से फाइनेंस था। सो उस समय हमको अराउंड 4 लाख स्टेट्स का ऑर्डर मिला था। दैट इज़ फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ एंड दैट वाज मैंने ह्यूज ऑर्डर फॉर मी। ओह। सो वो ऑर्डर को सप्लाई करने के लिए देयर इज अ ह्यूज अमाउंट इज रिक्वायर्ड एंड द डिमांड इज़ वेरी फास्ट कि अच्छा। आपको इतने दिनों के अंदर इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सो उस समय में हमारे को फाइनेंस का क्रंचेस का प्रॉब्लम आया था। बट अगेन वही है कि अगर आपकी विश होती है तो आपको रास्ता अपने आप मिल जाता है। बिल्कुल। तो हमको कुछ कंपनियां थी जिन्होंने हमको सपोर्ट किया, जैसे बैंक का सपोर्ट मिला, और 2-3 कंपनियां थी जिन्होंने हमको सपोर्ट किया, जिसके सपोर्ट्स के चलते आज हम वो सप्लाई कर सके। सो वो एक बेनिफिट हमको मिलता मिला। तो आपको कब फील हुआ कि अब मेरा बिजनेस स्टेबल हो गया है? मैम ये तो फील होता ही नहीं है। नहीं होता। ये फील, क्योंकि आज भी मेरे को लगता है कि आई कैन गो फ्रॉम दिस टू सेकेंड लेवल। सो स्टेबल का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कि स्टेबल का मतलब हो गया मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, अब इसके आगे नहीं जाना है। तो स्टेबल तो कभी होगा ही नहीं। एक एंटरप्रेन्योर को पैसा बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इन्वेस्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इन्वेस्ट। अच्छा। एंटरप्रेन्योर पैसा बचाता ही नहीं, बचाना ही नहीं चाहिए उसको। बचा के क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू विद दैट? नहीं, सोच रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा बचा करके। फिर हाँ, राइट। अल्टीमेटली बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ही विल इन्वेस्ट। आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो, आप अपग्रेडेशन में इन्वेस्ट करो, या आप अपने किसी भी चीज़ के अंदर में इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, कहीं भी इन्वेस्ट करो, अल्टीमेटली यू विल इन्वेस्ट। तो कभी बचाने का तो हम सोचते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको 28 ईयर की जर्नी में आपको सबसे बड़ा लेसन क्या मिला? सबसे बड़ा लेसन अगर बोला जाए तो ये बोल सकते हैं कि आप अगर अपने एम्प्लॉयज़ और अपनी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा। अगर आपकी फैमिली, आपके एम्प्लॉयज़ अगर आपके साथ में हैं तो आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो। एंड मेरी लाइफ की जर्नी में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। कभी धोखा मिला बिजनेस में, या ट्रस्ट किसी को करा और एकदम से वो ट्रस्ट टूट गया? देखिए ऐसा होता है, बट क्या है ना कि अब अगर आपके साथ में कोई बुरा होता है तो उसके पहले कुछ आदमी होते हैं जो आपको बचाने के लिए भी रहते हैं। गॉड हमेशा एक दरवाज़ा बंद करता तो एक दरवाज़ा खोल के पहले से रखता है। बट यस, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट डोर। तो मेरे साथ हुआ है, 2-3 बार ऐसा हुआ है। बट अल्टीमेटली अपने आप ही दूसरा किसी ने मेरे को बोला कि नहीं सर, ये आपको देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ हिम, सो यू टेक केयर ऑफ दैट थिंग्स। सो पता है कि गॉड ने अपने आप ही अपना रास्ता बना के हमें दिया। आप स्ट्रेस या प्रेशर को कैसे मैनेज करते हो? मैम स्ट्रेस और प्रेशर दो अलग अलग चीज़ है। स्ट्रेस में कभी लेता ही नहीं। अच्छा।
अगर आपको याद होगा तो मैंने एक बार आपसे बोला था कि मैम मेरा फर्स्ट पोस्टकार्ड्स और मेरे को बहुत इसमें ये लग रहा है कि कैसे कर पाऊंगा या नहीं हेजिटेशन कर हो रही है पाऊंगा, कैसे बट नाउ आई एम फीलिंग कि मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस फर्स्ट, ठीक है, जो हो रहा है वो चल रहा है। सो स्ट्रेस में नहीं लेता हूँ। हाँ, प्रेशर आता है। प्रेशर कब आ जाता है? जब हमारे पास एक डेडलाइन आ जाती है कि हमको इसके अंदर में काम करना है, एंड देयर इज सम प्रॉब्लम कि कुछ मैनेजर्स नहीं हो सकता जो एक्चुअल पोजीशंस में नहीं है अवेलेबल, तो उस समय थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो दैट टाइम आई विल वर्क 24/7। फिर मेरे को नहीं देखना है कि मेरे को आई हैव टू कंप्लीट विद सब कंप्लीट। ओके। सो कभी ऐसा हुआ है कि सर आपको पर बल्क ऑर्डर आया हो और एक टाइम क्राइटेरिया दे दिया हो कि इस टाइम में मुझे चाहिए, और आपने वो नहीं करा फुलफिल, ऐसा हुआ है? नहीं, होता है कई बार ऐसा। उसमें क्या हो जाता है ना कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था बल्क ऑर्डर का, अभी जैसे 2005 में एक तो मेरे पास मेरा फर्स्ट टाइम बल्क ऑर्डर आया था। अब तो हम हैबिचुएटेड हो गए इस चीज़ के। सो उस समय हमारे पास में फाइनेंशियल क्रंच था, क्योंकि हमको उतने अमाउंट के लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करना था, एज वेल एज द मैन्युफैक्चरिंग की भी पूरी उतनी कैपेसिटी नहीं थी। सो उस समय में हमको थोड़ा सा एक क्रंच आया था, बट फिर हम लोगों ने मैनेज किया, कुछ आउटसोर्स किया करके उसको, जैसे भी करके उसको मैनेज किया। अच्छा। सेम अभी भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लीजिए मैं सप्लाई करनी है, हमारे पास एक डेडलाइन है कि हमको इस डेट के अंदर में सप्लाई करनी है, बट ऑल ऑफ सडन जैसे अभी वेस्ट बंगाल के अंदर में इलेक्शन हुआ, तो आपको पता है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन कैसा, माने बहुत क्रिटिकल इलेक्शन होता है। दो इस बार का इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ था, बट उसके बाद भी क्या है कि मैन पावर जो है वो अपने घर से बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि कल मैं जाऊंगा और मेरे घर में कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। फैमिली इज फर्स्ट, सो कोई भी आना नहीं चाह रहा था। तो इस केस के अंदर में हमारा जो वो एक जिसको बोलते हैं कि डेडलाइन था, वो डेडलाइन फेल हो गया, उस डेडलाइन पे नहीं कर पाए। बट यस, हाँ, उसके लिए हमको कुछ पेनल्टीज लगती है, कुछ चार्जेस लगते हैं, दैट वी हैव टू पे। ओके। आप डेली रूटीन में क्या करते हैं, मतलब अपना थोड़ा सा डेली रूटीन को क्या फॉलो करते हैं, बताएंगे? डेली रूटीन तो मेरी बहुत ख़राब है। थोड़ा सा बताइए आप हमें। आई यूज टू बी वेक अप एट अराउंड 6:30। ओके। उसके बाद में मेरा काम रहता है कि 6:30 टू अराउंड 9:30 तक मैं मॉर्निंग के अंदर में मेरी पूरी फैक्ट्रीज़ के अंदर में सबको कॉल करना, उनके क्या शेड्यूल्स है, उन्होंने क्या काम करना है, क्या पूरा अभी तक फीडबैक कंप्लीट लेते हो हो चुका, सबसे? पूरा फीडबैक लेके नेक्स्ट प्रोग्राम्स उनको फीडबैक करना। वो अराउंड 9:30-10 तक चलता है। देन आई विल गेट फ्रेश, एंड उसके बाद में फिर अराउंड 11 o'clock के आसपास में मैं फैक्ट्री के लिए निकल जाता हूँ, फैक्ट्री के लिए या जैसे रिक्वायरमेंट होता है ऑफिस के लिए। एंड उसके बाद में फिर वही शाम को 7-7:30 तक आ जाता हूँ। बट आई ट्राई टू बी कम बैक एट होम बाई 6-6:30 और 7 o'clock, बिकॉज फैमिली इंपॉर्टेंट बिकॉज फैमिली भी जो भी कर रहे हैं आज, हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली मेरे फैमिली के लिए ये जो भी है। समझ गए। सो इसलिए 7-7:30 तक। हाँ, कई बार मुझे हो जाता है, जैसे आउट स्टेशन की ट्रिप्स हो जाती है तो वो हो जाते, तो वो भी आई डोंट हैव एनी मैनेज। हाँ, तो मतलब फैमिली को कभी ऐसा हुआ बट है उसके कि बाद भी हम रोज बात करते हैं रात को। अच्छा। आफ्टर 26 ईयर्स भी मैं बात करता हूँ वाइफ से कि हाँ सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, मैं ठीक हूँ, तो वो भी पूछती है हाँ सब ठीक है ना, इट्स ओके। कभी ऐसा मौका मिला कि मतलब फैमिली को, मेरे को बिजनेस का प्रेशर बहुत है बट मेरे को फैमिली को घुमाने लेके जाना है, नहीं तो फैमिली नाराज हो जाएगी? नहीं, आपने ऐसा प्रॉमिस करा है? मेरी वाइफ के साथ ऐसा नहीं है। लास्ट 26 ईयर्स में भी हाँ, उसने मेरे को बोला है कि मेरे को आज जाना है इस बार, बट मैं बोलता हूँ कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा अभी है। सो ऐसा नहीं है कि वो कभी नाराज हो जाए या कभी गुस्सा हो जाए, ऐसा ऐसा वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ उसके साथ में। इवन सी नेवर डिमांड्स एनीथिंग कि मेरे को ये चाहिए या ला कर दो। अच्छा, आपको इतनी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? सीरियसली मेरी वाइफ ने आज तक कभी मेरे को ऐसा नहीं बोला कि मेरे को ये सामान चाहिए या ये चीज़ मेरे को ला के दो या ड्रेस तक ला के दो। जो ला के दे देंगे वो ले लेगी। अगर उसको लेके गए कि तुम पसंद करके ले आओ तो ले आएगी, नहीं तो उसको कोई ऐसा फैसिनेशन नहीं कि मेरे को लेके ही आना है। वाओ, हैट्स ऑफ। मैं लकी हूँ। आपको कभी ऐसा हुआ कि मेरे को अब गिव अप कर देना चाहिए, कभी मन में ऐसा आया आपके? आप बोल सकते एक बार आया था। कब? ऐसा क्या हो गया था कि आपने सोच लिया कि अब बस, अब नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा एक्चुअली नहीं हो पाएगा इसलिए नहीं, ऐसा एक बार हुआ था जब माय फादर पास्ट अवे। ओह सॉरी। एक्चुअली उनके लिए उनके कैंसर हो गया था, एंड देन वो डिटेक्ट हुए थे अराउंड 3rd स्टेज के अंदर में। तो डॉक्टर ने कहा था कि 1 साल से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो उस समय मेरे को ऐसा लगा कि, और हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ क्योंकि वो इतने एक्टिव, इतने हेल्दी थे कि हमको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो बीमार हो सकते हैं। अगर मैं और मेरा फादर दोनों जन गाड़ी से उतर के अगर आते हैं तो
मैं लिफ्ट के लिए खड़ा हो जाता हूँ, अगर लिफ्ट नहीं है तो वो पैदल ही बाई वॉक ही विल क्लाइम टू 4th फ्लोर 5th फ्लोर, वो रुकेंगे नहीं। अगर लिफ्ट है तो चले जाएंगे, नहीं है तो वो पैदल निकल जाएंगे। तब आपकी एज क्या थी? आप समझ लीजिए मेरी एज होगी अराउंड 42-43 के आसपास। 42-43। तो उससे पहले जैसे उनको थर्ड स्टेज थी, उससे पहले पता ही चला? पता ही नहीं चला उन लोगों को बिल्कुल, बिकॉज ही वॉज सो एक्टिव एंड सो हेल्दी। कभी उनको फीवर नहीं हुई, मैंने कभी अपनी लाइफ में उनको फीवर के लिए, मैंने हार्डली कोई समझिए 25-26 साल या 50 साल की मेरी जितनी एज में मेरे साथ थे, कभी हार्डली देखा होगा उन्होंने कभी कोई मेडिसिन ली, कभी कोई फीवर के लिए नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ कभी हुआ ही नहीं उनको कभी। वो हम लोगों को लगता था ही इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। हमको मेरी मदर को लेकर हमेशा चिंता रहती थी, बस फादर को लेकर हम लोगों को भी लगता ही नहीं था कि फादर को कभी ऐसा हो सकता है। तो जब वी फाइंड आउट कि इनके साथ ऐसा हो गया है, सो देखा जाए तो एक समय था 1 साल 1.5 साल का कि जब मैं एकदम ब्रोकन चला गया था कि नहीं, अब ये सब जो कर रहे हैं सब बेकार है, नथिंग। क्योंकि इसके बाद भी मैं उनको सर्वाइव तो करवा नहीं पा रहा हूँ, तो नथिंग। मैंने चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कमा लूँ, बिजनेस हम कुछ भी कर लें, बट उनको हम बचा नहीं पाए। तो अल्टीमेटली वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। समझ गई। आपको एवरी डे मोटिवेशन कहाँ से मिलता आगे बढ़ने का? एवरीडे मोटिवेशन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, मेरे को मोटिवेशन मेरे फादर का ही दिया हुआ। उन्होंने मेरे को जो बोला था कि आपको अगर कुछ सीखना है तो आपको खुद करना होगा, नोबडी विल टीच यू एनीथिंग। राइट। सो मेरे दिमाग में वो चीज़ हमेशा से है कि अगर मेरे को कुछ सीखना है, मेरे को कुछ अगर बनना है, तो मेरे को हर चीज़ के अंदर में अपनी नॉलेज होनी चाहिए। आज जो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, या आज जो मैं अपने सोशल मीडिया में बनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, या सोशल मीडिया के थ्रू आम पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि मेरा ये है, ये चीज़, ये भी मेरे को किसी ने ये नहीं कहा कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं अपने हिसाब से इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट सबको पता चले कि क्या कर सकते हैं, और ये सेक्टर क्या कर रहा है, ये सेक्टर कहाँ ये खड़ा हुआ है आज के दिन में। तो एटलीस्ट अवेयरनेस कुछ आएगी तो हो सकता है इस सेक्टर के अंदर में हमारे को गवर्नमेंट भी, अगर गवर्नमेंट तक जाए तो शायद इसको सेक्टर को कुछ डेवलपमेंट करने की गवर्नमेंट कोशिश करे। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल सही। ओके, सो हम आपके ना एक सेकंड जो आपने एक ऐप बनाई है ड्राइव एज करके, तो उसके बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ। वो ऐप क्या है और उसमें क्या होता है, थोड़ा सा उसका ड्राइव ईज जो ऐप है, बेसिकली हमारे डेली की जो नीड्स होती है ना, उसके अंदर में ये एक उस नीड को फुलफिल करने की कोशिश है। जैसे क्या होता है कि कई बार हम घर से कहीं बाहर निकले हुए हैं, बच्चे छोटे घर पे हैं और वो अभी ड्राइविंग एज में नहीं हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास गाड़ी घर में हमारी खड़ी है, बट हम उसको उनको लाने के लिए या तो उनको कैब बुक करना पड़ेगा, बट कैब में अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि कैब कैसी रहेगी, नहीं रहेगी, कितने कंफर्टेबली आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो बेसिकली उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए हम एक वेरीफाइड ड्राइवर आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके घर से आपकी कैब को, आपकी जो कार है, खुद की ओन कार है, उस कार में आपके बच्चे को लेके आ जाओ, या आपकी फैमिली को लेके ट्रैवल कर लो, या आप ही कभी जा रहे हो कहीं बाहर एंड यू डोंट हैव मूड कि आप ड्राइव करना चाहते हो, आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, बट आप नहीं चाहते हो कि आप ड्राइव करें। सो हमारी ये जो सर्विस है वो ड्राइवर आपको प्रोवाइड करेगी, एंड वो ड्राइवर जो है वो आपको जहाँ भी जाना होगा, लोकल, आउट स्टेशन, या कहीं और टूर्स पे, 1 डे 1 आवर 4 आवर्स टू एनी टाइम, वो आपको प्रोवाइड सर्विसेज देके जा सकते हैं। इवन दे कैन प्रोवाइड यू द 1 वे ट्रिप, लाइक आप अगर कहीं बाहर गए हो, कहीं हॉस्पिटल में गए हो, या कहीं आप टूर्स पे बाहर गए हो, आप वहाँ से आप नहीं चाहते हो कि मैं वापस गाड़ी से आऊँ, तो आप ड्राइवर को कॉल करके ड्राइवर वो आपकी गाड़ी को पिक करके आपके घर तक ड्रॉप कर सकता है। सो दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी वी आर गिविंग। कभी मेडिकल इमरजेंसी हो गई घर के अंदर में और कोई ड्राइव करने वाला नहीं है, सो वी हैव अ ड्राइवर फैसिलिटी कि आप 30 to 45 मिनट्स के अंदर में आपको ड्राइवर आपके डोर स्टेप पे आ सकता है। कभी हम लेट नाइट पार्टी में गए हैं, एंड आफ्टर पार्टी क्या होता है कि कई बार ऐसा कंडीशन होता है कि ड्राइव करना इज़ नॉट सेफ्टी। सो उस कंडीशन में भी अगर फैमिली चाहे, या वो जो खुद ड्राइवर जो लेके ड्राइव करके आए हैं ओनर, वो अगर चाहें तो किसी को बोल के या खुद उसको बुक करके ड्राइवर कॉल करके अपने घर तक जा सकते हैं। सो ये एक फैसिलिटी हम जनरेट करना चाहते हैं इससे। और हमारे जो ड्राइवर रहते हैं वो टोटली वेरीफाइड ड्राइवर रहते हैं, तो उसके से सबको कन्वीनियंट ये हो जाता है कि भाई अगर कोई तरह की सेफ्टी मेजर है तो रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी है तो हम उसकी हेल्प करते हैं, एंड लेजर है तो हेल्प करें। अदर प्लेटफॉर्म से आपकी ऐप कैसे डिफरेंट है? मैम, इस ऐप के अलावा इसके अंदर में 2 कॉन्सेप्ट में काम होता है। एक होता है कि पर ट्रिप कमीशन बेसिस। ओके।
तो यूजुअली ऑर्डर प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं कि वो पर ट्रिप में कमीशन चार्ज करते हैं ड्राइवर से, एंड उसके बाद में वो ड्राइवर के पेमेंट्स खुद लेते हैं और फिर वो ड्राइवर को फॉरवर्ड करते हैं पेमेंट अपनी तरफ से। अच्छा। बट हम इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं कि जो पेमेंट आ रहा है वो ड्राइवर को डायरेक्ट जा रहा है, वेदर इट इज़ ऑफलाइन, ऑनलाइन, कैश, वट एवर इट इज़, वी आर नॉट टेकिंग एनी पेनी फ्रॉम ड्राइवर एज अ कमीशन or from the customer any commission. We are basically giving a subscription, monthly subscription to a driver, that we will give you the duties and everything. You just pay a subscription of a monthly basis. आपकी सर्विस में कौन कौन सी गाड़ियाँ और ड्राइवर फैसिलिटी अवेलेबल है? सी गाड़ियाँ आपके फोर व्हीलर्स में जिस भी कैटेगरी की गाड़ी है, वेदर इट इज़ अ मारुति 800 और इट इज़ अ BMW और मर्सिडीज और मे बी रेंज रोवर, we have all kind of drivers. We are trained driver according to your car choice. इसमें ऐसा कुछ ये तो नहीं होता कि मतलब ऑटोमेटिक कार है तो यही ड्राइवर होगा? नहीं, हमारी या ऐप में ये मैनुअल सिस्टम है, हमारी ऐप में सिस्टम है कि आपकी जो गाड़ी है उसका डिस्क्रिप्शन आप पहले देते हैं। लाइक अगर मेरे पास में लग्जरी कार है, ऑटोमेटिक कार है, तो मैं वहाँ ऐप में हम ये पूछते हैं कि आपकी गाड़ी कौन सी है। बिकॉज अगर मैं किसी 800 चलाने वाले ड्राइवर को अगर मैं रेंज रोवर के लिए भेज दूंगा तो उसके लिए वो बहुत बड़ी डिफिकल्टीज हो जाएगी। तो हम उसको क्लैरिटी करते हैं कि आपकी गाड़ी कौन सी है। सो अकॉर्डिंग टू द कार वो जो ड्राइवर उसके लिए कैपेबल होता है उसी को हम भेजते हैं, एंड दैट इज टोटली ऑपरेटेड बाय द सॉफ्टवेयर। इसमें कोई मैनुअल कहीं कुछ अटैचमेंट नहीं है। ओके, सो इसमें आप जो कस्टमर जो ट्रस्ट होता है उसको कैसे मेंटेन करते हो आप? कस्टमर ट्रस्ट को तो देखिए क्या कि हमारे एक तो ऐप के अंदर में फीडबैक सिस्टम है। अच्छा। जिस फीडबैक से हमको पता चलता है कि किस ड्राइवर के पास में, अगर मान लीजिए कि किसी ड्राइवर ने कुछ मिसबिहेव ही किया, बट जब तक हमको कस्टमर से फीडबैक नहीं पता चलेगा हम नहीं बता सकते हैं। एंड अगर वो फीडबैक आता है तो हम उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। आफ्टर क्रॉस वेरिफिकेशन उसके अंदर में फिर हम लोग अगर ऐसा लगता है कि नहीं ड्राइवर की गलती है, ड्राइवर ने किया, तो वी आर थ्रू आउट द ड्राइवर फ्रॉम आवर सर्विसेज। और ड्राइवर से भी सेम हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि ड्राइवर से भी फीडबैक लेते हैं कस्टमर्स का। बिकॉज देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्राइवर ही खराब हो, कस्टमर्स भी कई बार खराब निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो हम दोनों तरफ के रेटिंग्स लेते हैं। तो उस रेटिंग के कंपेरेटिवली जिस तरीके का जो कस्टमर की रेटिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंगली उनको ड्राइवर्स प्रोवाइड किया जाता है। आपकी जो सर्विस है वो ज़्यादा यूज़ कौन करता है? जैसे जो कॉर्पोरेट क्लाइंट होते हैं वो, फैमिली, या फिर टूरिस्ट? मैम एक्चुअली टूरिस्ट तो बहुत कम होते हैं, बिकॉज टूरिस्ट के पास अपनी खुद की कार नहीं होती है। अगर वो अपनी सिटी से स्टार्ट कर रहे हैं तो टूरिस्ट यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि मैं कलकत्ता में बैठा हुआ हूँ, कलकत्ता सिटी से मेरे को कहीं रानीगंज या शिमला, मनाली कहीं जाना है 3 दिन की जर्नी के लिए, देन आई एम हायरिंग अ ड्राइवर फ्रॉम कलकत्ता एंड वो रिटर्न वापस आते हैं। तो वैसे क्लाइंट बहुत कम होते हैं क्योंकि हर क्लाइंट बाई रोड जाना, ट्रेवल करना पसंद नहीं करता। कुछ जो यंगस्टर्स होते हैं तो यंगस्टर्स जनरली क्या आते हैं कि वो खुद ही ड्राइव करना पसंद करते हैं। सो उस केस में क्या होता है कि जो आउटस्टेशन ड्राइविंग डिमांड होती है वो कम होती है। अब मैक्सिमम क्लाइंट्स जो हमारे रहते हैं वो रहते हैं आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जिनके पास में अपनी खुद की, जैसे एल्डरली पर्सनस हो गए, या जो आप बोल सकते हैं कि एज ऑफ ग्रुप ऑफ 45 और एवर। तो वो क्या है कि भाई जाते हैं तो सोचते हैं कि फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं तो हम उसके साथ में अब जाएंगे, कहीं मार्केट में पार्किंग करने के लिए खोजते रहो, 1 घंटे पार्किंग में लगाओ। सो इट इज़ बेटर कि हम ट्रैफिक के जाम में, कंजेशन में, तो वो एक रिलैक्स का जो मूड होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो बेसिकली इसीलिए हम लोग उसको चाहते हैं कि ड्राइवर जो है वो एटलीस्ट अपने हिसाब से गाड़ी लेके चला गया, उन ड्रॉपिंग पॉइंट पे ड्रॉप कर दिया, फिर गाड़ी को पार्क करना, गाड़ी को ट्रैफिक का हैसल्स, ये सारे ड्राइवर के ऊपर चले जाता है। सो एक फैमिली के साथ जो लेज़र टाइम निकल आदमी सोच के निकलता है वो उसके साथ में मिल जाती है। अब कॉर्पोरेट के अंदर में भी हमारी कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी कंपनियां जो कार डीलर्स हैं, उनको कार्स क्या है कि डिलीवरी करनी है कस्टमर पॉइंट पे, उनके रोज़ की कुछ ना कुछ डिमांड्स रहती है कि मेरे को उनको ड्राइवर चाहिए। तो आजकल क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि कोई भी कंपनी अपने अंडर में ड्राइवर्स को हायर नहीं करना चाहती, बिकॉज उनके सर्विसेज को लेके इश्यूज आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन ऐप के ऊपर है। वो कॉल करते हैं, ड्राइवर आ रहा है, ड्राइवर कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, एवरीथिंग इज शोइंग इन द कार। इवन गाड़ी का जो ड्यूरेशन टाइम है वो लेके जाना है तो इस जगह पे उसको पहुँचना, उसको एक टारगेटेड दिया हुआ रहता है, वो अकॉर्डिंगली हो जाता है। सो वहाँ पे उसको थोड़ा सा मेंटेन हो जाता है वो चीज़ कंपनी को। तो बेसिकली कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हमारे साथ में जुड़ते हैं। फिर कई ऐसी ऑफिसेज हैं जिनको खुद की गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है, कार्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अकॉर्डिंगली कैसे मान लीजिए कि उनको डेली के अपने एग्जीक्यूटिव्स के लिए कार चाहिए,
तो वो कार तो उनके पास में कंपनी खुद ले सकती है, लेकिन वो उनको फिर वो ड्राइवर सर्विसेज की प्रॉब्लम इश्यूज आती, तो उनको हम ड्राइवर सर्विसेज भी देते थे। अच्छा। बिकॉज अब क्योंकि कुछ दिनों में अभी इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा कार है और इलेक्ट्रिक कार्स ऑन रेंट पे भी अवेलेबल नहीं होती, तो बहुत सारी कंपनियां अब क्या कर रही है कि खुद की कार खरीद के हायर्स करती है, कंपनी ड्राइवर्स हायर कर लेती है। सो उस तरीके से भी अभी काम हो रहा है। कोई ऐसा कस्टमर एक्सपीरियंस जो आपको आज भी याद हो? मैम क्या है कि हमारा जो बेसिकली जितने भी सप्लाई हम जिसको सप्लाई करते हैं वो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। तो गवर्नमेंट बॉडीज़ में क्या है कि जब मटेरियल रेडी होता है प्रिक्योरमेंट के लिए कि भाई हमारा मटेरियल रेडी है, तो हमको वहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आवर मटेरियल रेडी, सेंड योर पीपल फॉर इंस्पेक्शन। तो वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं जो आते हैं जो इंस्पेक्शन करने के लिए मटेरियल। तो ऐसे तो सभी इंस्पेक्टर थॉरली पूरी चेक करते हैं, बट एक इंस्पेक्टर साहब आए थे एक बार, तो उन्होंने जो हमारे यहाँ पे जो हमारे जब इंस्पेक्शन, नाम लेना मेरा ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने जो इंस्पेक्शन किया था वो मैंने वैसा इंस्पेक्शन शायद मैंने कभी पहले करवाया भी नहीं, और आगे पता नहीं करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा। क्या था वो? क्योंकि उन्होंने जो इंस्पेक्शन के अंदर में हमारा जो इंस्पेक्शन किया था हमारे यहाँ पे मटेरियल का, मैंने उसमें क्या था कि उन्होंने हर चीज़, यहाँ तक कि जो लोहे की बड़ी बड़ी लाट लगती है जो जिसको बोल सकते हैं स्टैकिंग करते हैं वो स्टैकिंग के ऊपर तक चढ़ के और उसको पूरा, मैंने ऐसे जनरली कोई इंस्पेक्टर करते नहीं है, वो बोलते हैं कि भाई ठीक है आप यहाँ से इससे हाँ। निकालो या इतने मटेरियल को हटा के फिर इसमें से निकालो, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, बट ही जस्ट क्लाइंब अप टू दैट स्टैक एंड वो वहाँ से बोला कि अब इसको यहाँ से निकालो, एंड उसके बाद में भी एक एक चीज़ को इतनी माइन्यूटली चेक किया, तो मेरे को लगा कि हाँ वो इंसिडेंट मुझे आज कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे वो। कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बट हाँ मेरे को उससे लेसन भी मिला कि नहीं ऐसा भी हो सकता है कि हमको उस ग्रेड की जो क्वालिटी, देखिए क्या होता है ना कि एक आदमी को अगर कुछ सब कुछ इजी गोइंग मिलता है तो वो इजी गोइंग के हिसाब से ही चलता है, लेकिन अगर ऐसे इंस्पेक्टर्स आते हैं जो इंस्पेक्शन करते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट ही करते हैं, बट करते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं अगर हम कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हमारे लिए ये नेगेटिव हो सकता है, तो वो हमको क्वालिटी हमेशा इंक्रीज करने के लिए एक जिसको बोलते हैं ना इंस्पिरेशन भी मिलती है उनसे। ड्राइविज जो आपकी ऐप है उसको सक्सेसफुल करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प जो थी वो कैसे, मतलब किसने की सबसे ज़्यादा? इसमें ऐसा है कि ये जो ऐप है इसके लिए मेरे पास में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी दिनों से मेरे साथ में चल रहा था, मैं इसको करना चाह रहा था, पर इसके पहले मैंने एक चीज़ नया सोचा था उस समय, फिर वो मेरे को इतना फ्रूटफुल नहीं लगा तो मैंने उसको छोड़ दिया। लाइक क्या था कि जैसे एवरीबडी इज़ कमिंग फ्रॉम होम अराउंड, समझ लीजिए कि आप सुबह 9-10 बजे तक निकल जाते हैं, तब तक वो क्या होता है कि आदमी का लंच बॉक्स जो वो रेडी नहीं रहता है यूजुअली, और अगर रेडी करके भी देते हैं तो वो 2 बजे तक जब वो लंच करता है तब तक वो लंच बॉक्स की हालत एकदम ख़राब हो चुकी होती है। सो बेसिकली हम लोगों ने पहले एक कॉन्सेप्ट सोचा था कि हम लोग लंच सर्विसेज, आपके घर का खाना आपके घर से आपके ऑफिस तक डिलीवर करवाएंगे ऑन टाइम, लंच टाइम के अंदर में। बट फिर मैंने देखा कि इसको करने के लिए या तो ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी या मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज़ फिजिबली नॉट पॉसिबल फॉर एवरी होम्स अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम मान लीजिए एक आदमी है तो वो अगर 1 से 2 के बीच में अगर देगा तो वो खूब बहुत ज़्यादा अगर कोशिश करेगा भी तो वो 5 से 10 होम ऑफिस में होम टू ऑफिस कलेक्ट करके दे सकता है। उसके बाद देने का मतलब वो कैरी करना और वो करना एक ही बात हो जाएगा। सो उतने मैन पावर पे स्केल पे वो काम होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो हम लोगों ने फिर उसको ड्रॉप कर दिया। फिर ये कॉन्सेप्ट को लेके मेरे दिमाग में काफ़ी दिन तक चल रहा था, तो पहले मैंने स्ट्रगल किया, मार्केट्स में सब इसके सर्वे किया, सेल्फ सर्वे किया मैंने, तो मुझे लगा कि नहीं हाँ ये चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में फिर जब इसकी ये सक्सेस का जब मैंने शुरू किया तो ऐप के लिए मैंने काफ़ी आदमियों से बात की, बिकॉज मेरे को सॉफ्टवेयर के बारे में या ऐप के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैंने सब चीज़ को पता कि फिर ऐप के बारे में पता किया, तो ये जो ऐप बनवाया मैंने, तो धीरे धीरे करते करते मैंने इसका ऐप बनाया एंड अगेन नाउ इसको अब मैंने मार्केट में लॉन्च किया है। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 31st ऑफ दिस जून और मे बी 30th ऑफ जून और मे बी द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इस ऐप को हम लोग करगना मार्केट में ऑन कर रहे हैं। पर अनूप सर मुझे ये पूछना था कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि ड्राइव इज रेंटल मुझे ये मतलब स्टार्ट करना है? आइडिया देखिए अगर आप बोले तो इसका आइडिया का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मेरे घर के अंदर में या आप समझिए मैंने बहुत जगह में ये देखा कि
आज ड्राइवर नहीं है या काम नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। या कई बार ऐसा होता है कि वाइफ बोलती है कि मेरे को यहाँ जाना है, कोई काम है, या मेरे फादर के पास जाना है, आज ड्राइवर नहीं है, बाद में चले जाना। या एक बार जो सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था कि मतलब ये बोल सकता हूँ कि मैं गया था आउट ऑफ कलकत्ता एंड मेरी वाइफ की कुछ तबीयत बिगड़ गई थी एंड उस समय मैं जयपुर में ही था। और जयपुर में मैं जहाँ था वहाँ से एयरपोर्ट इज़ दिल्ली आना इज़ अराउंड 5 years ड्राइव। और मेरे पास गाड़ी पड़ी हुई थी मेरी फैक्ट्री के अंदर में, बट मेरे पास में कोई ड्राइवर नहीं था लेके जाने का। एंड मेरे को रात को 8 बजे पता चला कि मेरे को कलकत्ता में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। सो 8 बजे से मैं ड्राइव करके मैं दिल्ली तो चला जाऊँ, बट फिर दिल्ली में गाड़ी को कहाँ ड्रॉप करूँ। सो लकीली मुझे एक ड्राइवर मिल गया, ड्राइवर नहीं बोल सकता, मेरा फ्रेंड था वो मिल गया मुझे, तो वो मेरे को ड्रॉप करके आ गया। बट दैट डे आई रियलाइज़ कि अगर ये चीज़ फैसिलिटी किसी के पास में हो तो वो इस चीज़ को यूज़ कर सकता है। सो ये मेन कॉन्सेप्ट जो है देखा जाए तो ये उस दिन मेरे दिमाग में आया। तब आपको पता चला कि जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट किसी जो रिक्वायरमेंट की नेसेसिटी क्या होती है, उस दिन जो मुझे लग रहा था कि आज अगर कुछ ऐसा होता जिसको कि मैं उनको बुला के तुरंत निकल सकता था, बिकॉज उस दिन 2 बजे की रात की फ़्लाइट थी, 8 बजे मुझे पता चला, तो आई हैव सफिशिएंट टाइम कि मैं दिल्ली चला जाऊँ। सो वो कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने इसको, तब मेरे दिमाग में अगर ऐसा फैसिलिटी कुछ होता तो कर सकते थे। बिकॉज 8 बजे के बाद में जयपुर से उस समय फ़्लाइट नहीं थी रात को कलकत्ता के लिए, 6:30 वॉज लास्ट फ्लाइट दैट टाइम। सो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, जयपुर से आई हैव टू ट्रेवल टू दिल्ली। तो आपको यही मेन प्रॉब्लम तब फेस हुई थी, तभी आपको तब ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने इसके लिए प्रोसेस करना शुरू किया। आज की जो जनरेशन है वो बिजनेस स्टार्ट करती है बट बहुत शॉर्ट टर्म में वो बंद हो जाता है, तो उसको आप कुछ ऐसा बताएंगे जो आज की जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं बनते हैं कि ये आपका एम है और इस पर आपको चलना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेशेंस एंड सेक्रीफाइस। ये दो चीज़ जो है आज की जनरेशन के अंदर में बहुत कम है। पेशेंस इन द सेंस कि अगर हम किसी बिजनेस को अगर हम कोई सीड को लगाते हैं तो वो सीड को पेड़ बनने में टाइम तो लगेगा। अगर आप उसको ये चाहेंगे कि मैं आज बिजनेस शुरू करूँ, मैं कल से उसका ग्रोथ मिल जाए और मैं परसों से लखपति बन जाऊँ, करोड़पति बन जाऊँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज़ नॉट अ लॉटरी। इसीलिए आजकल की जनरेशन स्टॉक मार्केट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग गई। बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं स्टॉक मार्केट्स में काम नहीं करता हूँ, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट के अंदर में, मैं जितना जानता हूँ, कोई भी ऐसा बंदा मेरी नज़र में नहीं है जिसने कि ईयर अबाउट ईयर 10 साल तक ग्रोथ किया है और उन्होंने एक जगह से आज स्टार्ट किया बिजनेस, उसने शेयर बाजार के अंदर में मान लीजिए 50 लाख से स्टार्ट किया एंड आज वो 45 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ पे चला गया या 10 करोड़ पे चला गया और वो उसकी ईयरली इनकम्स आ रही है, डे बाई डे ग्रोथ आ रही है। स्टॉक मार्केट्स में मैं देखता हूँ कि एक बंदा है जो कमा रहा है, कर रहा है, एक स्टेज तक गया, अचानक से उसको इतना बड़ा फॉल आता है कि फिर वो खड़ा ही नहीं हो सकता। और ये आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वो उसी को अपना बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि मेरे को स्टॉक से ही अर्निंग करनी। बट स्टॉक इज़ व्हाट, स्टॉक को आप अगर ट्रेडिंग के हिसाब से काम कर रहे हो तो वो इट इज़ नॉट गुड फॉर, करते हैं लोग, बट मेरी नज़र से वो अच्छा नहीं। हाँ, आप अगर साइड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ अच्छी कंपनी उसके स्टॉक्स को खरीद के रख दो या आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, वो स्टॉक का रख दिया, आप भूल गए उसको 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, कि वो आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। बट अगर आप ऐसा देखोगे कि आप आज ले रहे हो, कल उसको सोल्ड कर रहे हो, फिर परसों ले रहे हो, तो वो आज नहीं तो कल आपको कहीं ना कहीं वो ड्रॉप डाउन करेगा ही करेगा। और वो इतना बड़ा कर देता कई बार, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% होता है, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इतना ज़्यादा होता है कि फिर वो आदमी बैक फुट पे वापस ही नहीं आ सकता। इंडिया में जो एंटरप्रेन्योर है उनका फ्यूचर कितना ब्राइट है? इट डिपेंड्स कि वो कितने सीरियस है इसके ऊपर। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके पास सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं है, तो फिर फ्यूचर ही नहीं है उसके, एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस करना पड़ेगा। हर आदमी के साथ जिसके साथ आप कम्युनिकेट करते हो उसके पास में आपको इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि यू आर सेटिस्फाइड विथ योर बिजनेस एंड आपको अपने बिजनेस से सेटिस्फेक्शन खुद को फील करना पड़ेगा कि नहीं, जो मुझे मिल रहा है दैट इज़ अप टू द मार्क ऑफ माई,
कल मैं इससे और बेहतर करूँगा, परसों मैं इससे और बेहतर करूँगा, तब आप इस जगह से इस जगह पे जा सकते हो। अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं आज ये कर रहा हूँ और मैं आज ही ग्राउंड 1 से था और सीधा 10th फ्लोर में चला जाऊँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। डिग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस? दोनों। प्रैक्टिकल डिग्री देखिए इसलिए कि डिग्री की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली है, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आपको बोल सकते हैं कि आपको बहुत जगह में थोड़ा बैक फुट पे जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज, आपको नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस से नहीं मिलेगा, बट उसको मिलने में मान लीजिए आपके पास डिग्री नहीं है तो उस नॉलेज को गेन करने में आपको लग सकती हो सकता है 3 साल लग जाए, बट अगर आपके पास में डिग्री है, आपके पास नॉलेज है, तो उसी नॉलेज को गेन करने में आपको 1 साल लगेगा। बट ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं है, एक्सपीरियंस से भी आप वो काम कर सकते हैं। अगर आप डिग्री होल्डर है तो आप हो सकता है उस काम को जल्दी एक्सपेक्ट करके जल्दी उसको पिक कर सकते हैं, आपको उस चीज़ के बारे में पहले से नॉलेज होगा। बट अगर आप डिग्री होल्डर नहीं है तो आपके पास में नॉलेज अगर नहीं है तो फिर आप उसको करना मुश्किल है। अगर आप आज 25 साल के होते तो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करते आप? सेम जो कर रहा हूँ। सेम या कोई होता है ना कि मतलब एज छोटी होती है तो सोचता है पहले अरे पापा के पैसे हैं चलो कुछ और बिजनेस करते हैं, अपना घर का बिजनेस जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, ये तो बाद में हारेंगे तो ये तो वाला बिजनेस है ही है। एक होता है ना कि मैं पापा का प्रेशर देखिए है। ये डिपेंड करता है कि आज अगर मेरे पास में बिजनेस है, अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और उसके साथ में अगर मेरे पास में अगर मैं नया, जैसे मान लीजिए मेरा बेटा है वो 25 साल का है, तो मैं उसके कॉन्सेप्ट पे अपने आप को रख के सोचता हूँ। सो व्हाट ही इज थिंकिंग कि पापा का बिजनेस जो चल रहा है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, बट अगेन अगर मेरे को कुछ नया इसके ऐड ऑन कर सकता, मैं इसमें नया बिजनेस कर सकता, जैसे कि मैंने अभी ड्राइवीज करके मेरा जो बिजनेस शुरू किया है इसका, तो वो इसीलिए किया कि चलो ये एक तो लाइन सेट है ही हमारे पास में, एक और नया चीज़ डेवलप कर सकते हैं जिससे कि मेरे को, और सबसे बड़ा कारण जो मैंने फेस किया था, जो सफ़र किया था, ये मेरे दिमाग में काफ़ी जिसको बोलते हैं ना कि स्ट्राइक कर गया कि ये अपने को करना है, तो उसके चलते मैंने उसको शुरू किया था। तो बेसिकली ठीक है, मैं ये सोचता हूँ कि मैं मेरे कॉन्सेप्ट पे सोचता हूँ कि मैं अगर 25 साल का होता तो शायद मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करता, क्योंकि मेरा उस दिन का जो सिनेरियो था वो आज का सिनेरियो के हिसाब से, बट जैसे मेरा बेटा है उसको कार्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो कार्स का बिजनेस शुरू करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं कुछ कार का शोरूम कर लूँ या कार का कुछ ऐसा कर लूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है तुम कर ना, तुम इसके बारे में पहले स्ट्रगल करो, पहले इस बिज़नेस को थोड़ा सा समझो कि इसके अंदर में तुम क्या क्या है, बिज़नेस के इन एंड आउट्स को समझो, उसके बाद में तुम अगर कार का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो तुम उसका पूरे डिटेल्स प्रोजेक्ट बनाओ, फिर हम लोग देखेंगे। ओके, आपको अपनी जर्नी का प्राउड मोमेंट कौन सा लगता है? प्राउड मोमेंट इन द सेंस कि मतलब जैसे होता है ना कि ये मैंने गर्व, कि भाई ये मैंने करा, आज भी मुझे गर्व है इस पर। एज अ पार्ट ऑफ फैमिली और एज अ पार्ट ऑफ बोथ। अच्छा बोथ। प्राउड मोमेंट में देखिए एज अ फैमिली अगर मैं बोलूँ तो मेरी फैमिली में मेरे को हर तरीके से सबने सपोर्ट किया है। हालांकि हम 2 भाई हैं, हमारे जैसे मेरा बड़ा ब्रदर है आनंद अग्रवाल जी एंड मैं, तो दोनों जन हम लोग काम करते हैं, तो हमारा जैसे क्या है कि टोटल जो भी आप तो फाइनेंशियल जो भी है वो देखते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग से टोटल माल जो कम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्पैच पूरा मैं देखता हूँ। जॉइंट बिजनेस है हमारा ये। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हम करते हैं तो कभी भी मेरे बीच में या मैं किस तरीके से काम करूँगा या नहीं करूँगा, कभी उन्होंने मेरे को नहीं बोला ये मेरे को करना है, मेरे को करना है, एंड आई ऑलवेज अंडरस्टैंड माई लाइबिलिटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को ये कदम करना है। सो मेरे लिए ये प्राउड है कि भाई आज यहाँ पे देखते हैं कि फैमिली के अंदर में भाई भाई अलग अलग कर रहे हैं, सब ब्रेक हो रहा है, बट हमारे अंदर में हमारी फैमिली में बहुत तो ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि आपके घर में जब हम आते हैं तो हमको बहुत पॉजिटिव वाइब्स लगती है, क्योंकि आपके यहाँ पे सब चीज़, सबके अंदर में एकदम एक यूनिटी है, आपकी पूरी फैमिली एक साथ है। तो जब ये किसी के मुंह से सुनते हैं तो वो उनको फैमिली में बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ हमने ऐसा किया। अब जैसे अभी आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया था अबाउट माई बिजनेस कि आपको 50 से कभी आपने सोचा था कि 35 CR तक पहुँच जाएंगे, तो इंटरनली आई फील माई सेल्फ वेरी प्राउड कि यार ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। सो दैट टाइम दैट इज़ द मूवमेंट आई एम फीलिंग माई सेल्फ प्राउड कि नहीं मैंने ऐसा किया। और एक चीज़ जो मैंने आपको इस पॉडकास्ट के बीच में बताई भी थी कि अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरा ऑलवेज ये सोचना था कि अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और मैं मेरे साथ में अगर 10 एम्प्लॉय भी हायर करके रखा हूँ तो 10 एम्प्लॉय से मैं 40 आदमियों के लिए उनके फीड का इंतजाम कर पा रहा हूँ।
ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड फील है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे लिए बेनिफिट है, क्योंकि अगर नहीं कर रहा हूँ तो फिर मेरे को जॉब में करना चाहिए। राइट। मैं कम अर्निंग कर रहा हूँ या ज़्यादा कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैं कितने आदमियों को फीड कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए मैटर करता है। मतलब जैसे अगर जो आपकी ये ऐप है, इसमें भी काफ़ी लोग अगर जुड़ते हैं, तो आपके लिए भी एक प्राउड की बात होगी हाँ, कि मुझे ये भाई उस समय मुझे ये लगेगा ना कि हाँ, आज जिस प्रॉब्लम को मैंने सफ़र किया, आज शायद कहीं न कहीं मैं उसको, हो सकता है कि 100% नहीं दूँ तो भी तो 10-25% तो मैं उसको, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको सपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये प्राउड फील मुझे तब होगा जब मेरे कस्टमर मेरे को ये फीडबैक देगा कि आज मैंने इस ऐप के थ्रू ये बेनिफिट मेरा हुआ। तब वो मेरे लिए मूवमेंट आएगा कि हाँ, मैंने इस चीज़ को लेकर के सच में किसी के लिए हेल्प कर पाया। इस ऐप में जब बुकिंग करते हैं तो सर कितने टाइम पहले करनी चाहिए कि See, ताकि मैं प्रिपेयर रहूं? वी ऑलवेज ट्राई टू से आवर कस्टमर कि आप अ डे बिफोर बुक कीजिए। अच्छा। वैसे हमारा ऐप का कॉन्सेप्ट में है कि हम 45 मिनट्स बिफोर अगर आप बुक करते हैं तो वी विल प्रोवाइड द ड्राइवर। बट अ डे बिफोर इसलिए बोलते हैं कि उसमें हमारे पास में चॉइस ऑफ ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्लॉट भी होते हैं उसमें? स्लॉट्स भी होते हैं। नहीं, स्लॉट्स नहीं, जैसे मान लीजिए स्लॉट्स तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि मान लीजिए मुझे सुबह 9 बजे चाहिए तो 9 बजे चाहिए, 10 बजे चाहिए तो 10 बजे चाहिए। वो जिस टाइम स्लॉट पे कस्टमर बुक करते हैं हम उस टाइम स्लॉट पर ड्राइवर देते हैं। बट उसमें क्या होता है ना कि हमारे पास में जैसे मान लीजिए कि सेक्शन वाइज ग्रेडिंग रहती है, उनकी रैंकिंग रहती है कि वो ड्राइवर जो जिसकी स्टार रेटिंग अच्छी है। तो अब चूंकि आपने अगर मान लीजिए कि मेरे को एक दिन पहले दिया तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जिसके अंदर में जो स्टार रेटिंग में सबसे बेस्ट ड्राइवर्स है और उनकी घर के लोकेशन के नियर बाई है, तो वो ड्राइवर हम उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर को अच्छे से अच्छे सर्विस मिल सके। अब 11th आवर में मान लीजिए आपने मेरे को 1 घंटे पहले मैसेज किया, तो उस समय जो अवेलेबल ड्राइवर्स रहते हैं, मे बी उस समय में अच्छे ड्राइवर्स 45 जी से स्टार रेटिंग के भी ड्राइवर अवेलेबल हो सकते हैं, बट टाइम पे हो सकता है कि बिलो 4 या बिलो 4 के कुछ ड्राइवर्स भी मिल जाए, और या फिर ऐसा हो कि भाई काफ़ी नियर में कोई ड्राइवर नहीं है, दूर से काफ़ी ड्राइवर आ रहा है, तो वो एक उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि थोड़ा सा उनको सर्विसेज में कहीं थोड़े बहुत इश्यूज आ जाए। तो वी ऑलवेज सेज कि आप अर्ली बुक कीजिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी हम सर्विसेज दे सकते हैं। और यूजली देखिए जो फिर भी हमारा जो ड्राइवर्स को इंस्ट्रक्शंस रहता है कि अगर हमको कस्टमर से कोई भी कंप्लेंट मिलेगी तो वी विल टेक इट आउट फ्रॉम यू। अभी आपने जैसे कलकत्ता में स्टार्ट करा है, जी, फर्दर में आपका प्लान है कि मैं और भी जगह पे स्टार्ट? देखिए मेरा पहला सिटी कलकत्ता जो कि मेरी होम सिटी है। हाँ जी। फिर हमने प्लान किया है रांची, गुवाहाटी, बिकॉज दीज आर द स्मॉल सिटीज वेयर ड्राइवर नीड्स आर मच हायर। एंड जयपुर एंड दिल्ली भी हमारे टारगेट में है, बेंगलोर भी हमारे टारगेट में, बट बेंगलोर, जयपुर, दिल्ली के अंदर में ड्राइवर बैंक्स को पहले अरेंज करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ड्राइवर बैंक्स के अंदर में यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि ड्राइवर्स के लिए R&D करना, उनके लिए उनकी पूरी वेरिफिकेशन करना इज़ अ बिग चैलेंज। ओके, सो अगर किसी को जुड़ना है एज अ ड्राइवर, मतलब कोई जॉब करना चाहता है और आपके साथ जुड़ना चाहता है, तो वो कैसे कांटेक्ट करे आपसे? मैम ऐसा कि अगर कोई ड्राइव में, हमारे ऐप के अंदर में 2 तरह का ऐप बनाया हुआ है। वन इज़ फॉर द ड्राइवीज पार्टनर एंड अनदर इज ड्राइव इज नॉर्मल। सो बेसिकली जो ड्राइवर पार्टनर है उनके पास में वो उस ऐप को डाउनलोड करके अपनी डिटेल्स उसके अंदर फीड करते हैं। डिटेल्स में जैसे क्या है कि ड्राइवर्स हिज नेम, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, अगेन उनके जो पुलिस वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंटेशंस विच इज़ वेरी मच नेसेसरी। अगर वो पास्ट कहीं सर्विसेज किए हुए किसी भी कंपनी के अंदर में या किसी ऐप बेस्ड कंपनी में है तो उनके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग कॉन्सेप्ट में लेके आते हैं। पहले ये सारी चीज़ों को अपलोड करने के बाद में ड्राइवर हमको जब दे देते हैं तो हम इसके वेरिफिकेशन के लिए खुद पर्सनली हमारे कॉल सेंटर से आदमी जो है ड्राइवर से विजिट फेस टू फेस मिलते हैं, उस सिटी के ड्राइवर्स से। मिलने के बाद में उनका एक शॉर्ट इंटरव्यू लेते हैं। इवन वी टेक अ ट्रायल ड्राइव, टेस्ट ड्राइव कि वो ड्राइवर कैसी गाड़ी चलाता है। लाइसेंस तो जा करके बना के ला सकता है, लेकिन उसके बाद में भी हमको एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं कि ड्राइवर कैसी गाड़ी चलाता है। अगर ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो हम ड्राइवर को ऑन बोर्ड के लिए ओके करते हैं। सेफ्टी के लिए उनका लाइसेंस आप रखते हैं क्या? आईडी लाइसेंस हम नहीं रखते। देखिए हमने आपको जैसे बताया कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो B2B नहीं है, हमारा B2C है। हम सिर्फ ड्राइवर एंड कस्टमर को
कनेक्ट कराते हैं, जो कार ओनर है उनको ड्राइवर के साथ कनेक्ट कराते हैं, न तो हम ड्राइवर की जो अर्निंग है वो पेमेंट अपने पास रिसीव करते हैं, ना हम कस्टमर से कोई तरह का पेमेंट लेते हैं, हम ना ड्राइवर से कोई कमीशन चार्ज करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो ड्राइवर है उससे हम रजिस्ट्रेशन के चार्जेस एज वेल एज उससे हम एक फिक्स सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं कि आपको मेरे को मंथली 1000 रुपीज़ पेमेंट करने हैं, प्लस टैक्सेस जो भी लगेंगे अप्लीकेबल वो आपको पेमेंट करने हैं, एंड आप हमारे पास ऑन बोर्ड हो सकते हैं आफ्टर वेरिफिकेशन। तो इससे क्या होता है कि ड्राइवर को ये फील होता है कि भैया मैं अगर एक महीने में मैं, अब जैसे अदर कंपनीज क्या करती है कि पर ड्यूटी के ऊपर में 70, 80, 100 रुपीज़ तक चार्ज कर लेती है। तो उसमें क्या होता है कि जो 70, 80, 100 रुपीज़ जो कंपनी चार्ज कर लेती है, तो ड्राइवर मान लीजिए कि दिन भर में 2 ड्यूटी करता है तो कंपनी ने उससे 200 रुपीज़ ले लिया। वेरएस हम ड्राइवर से कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, उनका फिक्स मंथली सब्सक्रिप्शन रहता है 1000 रुपीज़ से एज अ 1000 रुपीज़। तो ड्राइवर को ये लगता है कि मेरे को तो एक महीने के लिए 1000 देना है, प्लस टैक्सेस मिला के अगर पहले तो 1118 समथिंग क्या आएगा। तो मैं ड्राइवर सोचता कि मैं जितनी भी ड्यूटी इसमें करूँगा वो मेरे लिए मेरे प्रॉफिट है, और वो टोटल पेमेंट डायरेक्टली ड्राइवर के पास जा रहा है। समझ गए। तो ड्राइवर को लगता है कि मैं यूजुअली कंपनीज में क्या होता है, वो कंपनीज पेमेंट ले लेती है, फिर ड्राइवर 30 डेज 40 डेज 45 डेज बाद पेमेंट करते हैं, एंड ड्राइवर्स देखिए वो अपनी उनकी ब्रेड एंड बटर उसी से चलती है। राइट। अगर आप ड्राइवर को टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा है, आप कंपनी उसको डिले कर रही है या कंपनी उसको अकाउंट सेटल नहीं कर पा रही है, तो वो एक अननेसेसरी का क्लमजी बन जाता है ड्राइवर के पास में, ड्राइवर के दिमाग के अंदर में। तो इसके चलते ड्राइवर को बहुत परेशानी होती है, और बहुत सारे ड्राइवर इसलिए ड्यूटी में ज्वाइन भी नहीं करना चाहते। तो हम इस कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। अब मैं आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगी, लेगेसी के नाम पे आप क्या छोड़ के जाएंगे? हिंदी में कहावत है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। सो अगर बच्चे, अगर आप बोल सकते हैं अच्छे हैं, अगर दे आर वेल मेंटेन वेल मैनेड, तो मैं कुछ उनको दूं या ना दूं, वो खुद से कैपेबिलिटी में सब कुछ कर लेंगे। बिल्कुल। और अगर बच्चे अच्छे नहीं हैं तो मैं कुछ भी दूंगा वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, दैट विल ऑल गो टू जीरो। सो लेगेसी के नाम पे मैं तो मेरी जो एक्सपीरियंस है वही दे के जाना चाहता हूँ, बाकी तो उनके ऊपर है वो अच्छे संस्कार तो आप दे ही रहे हैं। बाकी तो उनके ऊपर है कि वो कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं और कितना करके उसको आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं। सर एक छोटा सा बस एक रैपिड फायर करेंगे हम लास्ट में, आपको फटाफट आंसर देने हैं, ठीक है? इंटरेस्टिंग रहेगा थोड़ा सा। बिजनेस या कंफर्ट? बिजनेस। प्रॉफिट या पीस ऑफ माइंड? प्रॉफिट। रिस्क या स्टेबिलिटी? रिस्क। वन हैबिट दैट चेंज योर लाइफ? एवरीथिंग, whatever you get, learning. मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? Morning person. वन बुक, बिजनेस पर्सनालिटी वन एडमायर मोस्ट? Pass. वन एडवाइस एवरी एंटरप्रेन्योर शुड फॉलो? Be punctual. टी या कॉफी? Tea. बिगेस्ट स्ट्रेंथ? My wife and father. वन वर्ड दैट डिफाइन योर जर्नी? Be punctual and sincere in your work. थैंक यू सो मच सर, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला हमारे लिए, आप हमारे चैनल में आए हैं। मैं चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से जो भी जनरेशन जुड़ेंगी, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब लाइफ में इतना स्ट्रगल करा, इतना फेस करा, और उसके बाद आज इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनी है और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया उन्होंने। और जो आज की जनरेशन है उनको थोड़ा सा आप 2 वर्ड बोलना चाहेंगे कि ताकि वो कभी नेगेटिव ना जाए? आज की जनरेशन को मैं ये बोलना चाहूँगा कि फन इज़ गुड, बट फन के साथ साथ यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटी फर्स्ट, यू हैव टू सेट योर गोल फर्स्ट।
अगर आपका गोल आपके पास में है, आपकी प्रायोरिटी आपके पास में है, एंड इफ़ यू आर सिंसियर अबाउट योर गोल एंड प्रायोरिटी, उसके बाद में फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। राइट। लेकिन अगर आप सिंसियर नहीं, आपका गोल सेट है बट आप अगर अपने काम में सिंसियर नहीं है, तो फिर इट्स हार्ड टू वर्क। ग्रेट, यही आप अपने बच्चों को सीख देते हैं। थैंक यू सो मच सर, Thank you. थैंक यू फॉर कमिंग।